नमस्ते स्टूडेंट्स, जय हिंद। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी न्यू एक्सरसाइज है जिसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं वो है समरूपता, सिमिलरिटी। तो समरूपता से आपने समरूपता के बारे में जैसे अभी अगर आपने पढ़ा हो, कभी देखा हो कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और जो माउंट आबू जो अपनी है गुरु शिखर, ये जो है गुरु शिखर माउंट एवरेस्ट, इनकी ऊंचाइयां जो जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ये ऊंचाइयां मापी कैसे गई है? कोई इनका फीता तो है नहीं कि फीता लेकर के एक चला गया जैसे दूर तक, तो वैसे तो मापी गई नहीं है। तो इनके मापने का कोई ना कोई जो सोर्स है वो यहाँ से अपने आज जो ये अपनी एक्सरसाइज है शायद इसमें कुछ मिल सकता है। तो ये किस तरीके से ज्ञात होगी उनकी ऊंचाइयां, वो भी अपन इस एक्सरसाइज में डीपली इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं पहले दो टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो है आपके पास में समरूप आकृतियां, या पहले लिख लो आप सर्वांगसम आकृतियां, और दूसरी है इसी का पार्ट या इसी का जो बड़ा भाई है वो है समरूप आकृतियां। जो मेरी चर्चा का विषय है, जो डिस्कशन कर रहा हूं मैं, समरूपता एक्सरसाइज नंबर 11 है। उसमें मैं कुछ विशेष जो डेफिनेशंस है उनको चर्चा कर रहा हूं। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनकी आकृति और उन आकृति की जो माप है वो समान हो। जैसे मान लो मेरे पास में एक वर्ग है और यहाँ से इसकी दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर। बच्चों, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, मेरी प्रत्येक भुजा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने एक छोटा वर्ग और बना दिया, इससे छोटा, उसकी भुजा भी यहाँ पर आकृति माप भी समान है बच्चों, माप भी समान है और आकृति भी वर्ग जैसी ही नजर आ रही है। तो वे आकृतियां जिनकी माप और उनकी आकृति समान होती है वे आकृतियां बच्चों सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। लेकिन समरूप आकृतियों में क्या होता है बच्चों? आकृति तो समान हो लेकिन माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे मान लो आपके पास में एक दे दिया वर्ग दे दिया 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं, और दूसरा वर्ग दे दिया यहाँ पर इससे थोड़ा बड़ा जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। बच्चों, है तो दोनों वर्ग लेकिन दोनों की जो माप है वो अलग अलग है। तो जिन आकृतियों में माप अलग होती है, उनकी लंबाइयां अलग होती है, वो आकृतियां समरूप आकृतियों में आती है। जिनकी आकृति और माप समान होती है वे आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां होती है। ओके, इस बात को अपने ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये ध्यान से इसे देख लीजिए एक बार, कोई समस्या है तो बोलो। ओके स्टूडेंट्स, और एक बहुत बड़ा दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सर्वांगसम आकृतियों में संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, जबकि समरूप आकृतियों में बच्चों उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं एक्सरसाइज की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई थी। एक्सरसाइज नंबर 11.1 जो है उसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी चर्चा का विषय है 11.1 एक्सरसाइज जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ ब्रैकेट दिए गए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 1 जो है वो है सभी वर्त होते हैं। बच्चों, सभी वर्त, मान लो बच्चों, अब ये दिखने में तो जरूर वर्त जैसा ही लग रहा है लेकिन दोनों की माप समान नहीं है। तो सभी वर्त बच्चों समरूप होते हैं। सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस बात को ध्यान में रखोगे।
तो पहले में भर लीजिए समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सभी वर्ग समरूप ही होते हैं बच्चों। 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, आकृति समान है लेकिन माप अलग अलग। आगे बढ़िए। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज, जिसमें आपके पास में समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं जिनमें इक्वल होती हैं, तीनों भुजाएं इक्वल, ए बी, बी सी, सी डी, ऐसी जो भी है वो तीनों भुजाएं इक्वल होगी, वो त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों, 2 जिनकी भुजाएं समान हैं वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे, जिनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए। मतलब कि उनके जो संगत कोण हैं, जैसे मान लीजिए मैं 2 आकृतियां बना रहा हूं इधर और दूसरी आकृति ये, तो संगत कोण, कोण ए, कोण पी, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, तो कोण ए इक्वल होना चाहिए कोण पी के, संगत कोण बराबर होने चाहिए कोण बी, कोण क्यू के, कोण सी, कोण आर के, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बन गया बच्चों ए बी बट्टे पी क्यू, यहां से बन गया ए सी बट्टे पी आर, और यहां से बन गया बच्चों बी सी बट्टे क्यू आर। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में संगत कोण समान होने चाहिए, और संगत, फिर बी में आप कर लीजिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, तो वो जो होंगे वो बहुभुज समरूप होंगे। आगे देखिए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वो प्रकट करना है आपको। 2 सर्वांशम आकृतियां समरूप होती है, हाँ जी बिल्कुल बच्चों, 2 सर्वांशम जो आकृतियां हैं वो समरूप होगी, क्योंकि समरूप, उनमें संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा, इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह। 2 समरूप आकृतियां सर्वांशम, ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता है बच्चों, ये कंडीशन रॉन्ग है। आप सर्वांशम आकृतियां तो समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकती। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। बच्चों, संगत भुजाएं समानुपाती से काम नहीं चलेगा, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस अपन ने करी है। आगे देखिए, 2 बहुभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, हाँ संगत कोण बराबर हो। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 4, वो राइट है बच्चों, उसे राइट कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है वो। 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। बच्चों, संगत कोण बराबर होने से काम नहीं चलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में, इसको क्लियर कर लीजिए। समरूप आकृतियों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, समरूप आकृतियों के कोई भी 2 उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इधर दे रखा है, और ये वर्त वाला दे सकते हैं, तो ये समरूप आकृतियों के ही एग्जाम्पल है। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर जो है अपनी 11.1 कंप्लीट है। अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ बच्चों, जो त्रिभुजों की समान कोणिक त्रिभुज कौन से होते हैं। हाँ जी, देखिए ध्यान से, मैं समान कोणिक त्रिभुज की चर्चा कर रहा हूँ। समान कोणिक त्रिभुज की चर्चा होने के बाद में मैं एक्सरसाइज नंबर 11.2 की जो थेलस प्रमेय है, थेलस प्रमेय, हाँ आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उसको समझाऊंगा। मतलब उसकी जो डेरिवेशन है उसको अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन सवालों की चर्चा करेंगे। ओके, तो एक बार मैं समान कोणिक जो त्रिभुज है उनकी चर्चा कर लेता हूँ। बच्चों, त्रिभुज तो पता है ना, हाँ, इसमें 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को अपन इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ जी, चलो समान कोणिक त्रिभुज की चर्चा करते हैं। समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुज। अच्छा, चलो मान लीजिए मेरे पास में एक त्रिभुज ये है, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ। एक त्रिभुज मेरे पास में ये है, या इस तरीके से बना लीजिए। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस मैटर में, ये P, ये Q और ये R। ओके बच्चों, ये वाला कोण यदि मैं समरूप त्रिभुज के रूप में अगर इसे देखूं तो ये वाले इक्वल, और ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल। हाँ जी, देखो आगे,
समान कोणिक त्रिभुजों में क्या होता है, समान कोणिक त्रिभुजों में जो परस्पर जो संगत कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहली चीज तो क्या आ जाएगी डेफिनेशन कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। ओके। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें वो हो सकती है कि इनमें संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। बच्चों जो AC भुजा है उसका अनुपात PR की इक्वल होना चाहिए। संगत भुजा इसकी ये नजर आ रही है मेरे को। और BC का जो अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए बच्चों QR के, और AP का जो अनुपात है ना बच्चों वो PQ के अनुपात के इक्वल होना चाहिए। तो जिन आकृतियों में संगत कोण बराबर होते हैं उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो समरूप आकृतियां तो होती है, साथ में वो समान कोणिक त्रिभुज भी कहलाते हैं। अगर वो त्रिभुज की बात कर रहा है तो वो समान कोणिक त्रिभुज भी होंगे। ओके, इसे नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अपनी अब चर्चा का जो विषय है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, PST, थेलेस प्रमेय की अपन चर्चा कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, बच्चों में एक बार त्रिभुज बना लेता हूं, किसी त्रिभुज की एक, मान लो ये त्रिभुज ABC है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बच्चों में इस भुजा के समांतर, यहां पर समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं, मान लो ये एक भुजा थी, यहां पर मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, मान लो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस बिंदु को मैंने एक बार D और दूसरे को ही बोल दिया, मतलब बिंदु AB को प्रतिच्छेद D कर रहा है और AC को प्रतिच्छेद बिंदु E कर रहा है, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों ये तो गिवन है, जो गिवन है मैं एक बार मेरे को जो सिद्ध करना है ना वो जो समान अनुपात में विभाजित करनी है, इसका मतलब क्या हो गया कि AD बटे DB इक्वल्स टू AE बटे EC, ये इक्वल होना चाहिए। तो मैं एक बार चर्चा कर रहा हूँ, सवाल को थोड़ा जो दिया गया है उसको लिख रहा हूँ, बाकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो मैं बाद में कर लूंगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसकी चर्चा करते हैं। दिया गया है ट्राइंगल ABC जिसमें BC समांतर DE, हाँ जी सही है ना, BC समांतर DE तथा AB का मध्य बिंदु D एवं भुजा AC का मध्य बिंदु बच्चों क्या है, E है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं एक पूरी ऐसी भुजा पर एक लंब डाल रहा हूं, मतलब कि बिंदु D से, मतलब कि इसको मैं G बोल रहा हूं, और यहां से बिंदु E से F एक लंब डाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रचना मैंने करी है, दिया गया है, मैंने लिख दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB इक्वल्स टू AE बटे EC। बच्चों ये समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि इस भुजा का अनुपात इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, वो इक्वल होना चाहिए, तो ये मेरे को सिद्ध करना है। इसके बाद में जो रचना मैंने करी है, रचना में मैं इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ। बिंदु D को C से मिला देते हैं, बिंदु B को E से मिला देते हैं। रचना में मेरे पास में DG परपेंडिकुलर AC एवं मतलब DG लंब है AC पर और EF लंब है AB पर, तथा बिंदु D एवं E को क्रमशः C व B से मिलाया। ओके, ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, रचना का काम था। तो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए
दो त्रिभुज में यहाँ पर ले रहा हूँ। कौन कौन से त्रिभुज लेने चाहिए मेरे को? एक त्रिभुज मैंने ले लिया यहाँ पर त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया DEC। बच्चों में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से उपपत्ति शुरू हो गई इसकी। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ओके, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात करूंगा मैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार ADE में बच्चों आधार AD मल्टीप्लाई EF ऊंचाई। इसकी बच्चों लंबवत ऊंचाई देखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मैंने चर्चा करी त्रिभुज का जो एरिया निकाला, मैंने निकाला त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों लंबवत ऊंचाई ली है मैंने इसकी, ओके, ADE में, और ये बन गया 1/2 आधार DEC का जो आधार है बच्चों वो है BD या DB मल्टीप्लाई, इसमें जो ऊंचाई बनेगी वो बनेगी बच्चों ये वाली, और ये वाली EF के ही इक्वल है, तो EF आ जाएगी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ DEC, तो एरिया ऑफ AD गुणा EF बटे ये एरिया ऑफ DEC 1/2 DB गुणा EF। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, अनुपात बना बच्चों AD/DB। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसे। ओके, इतना नोट करें, उसके बाद में आगे का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने AD अनुपात DB फाइंड आउट कर लिया है, तो अब दूसरे ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं पर मैं को साफ कर रहा हूं। हाँ, तो देखिए कॉमन जो ट्रायंगल है दोनों में त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, वो आएगा इस बार मेरे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इस बार AE बनेगा, ऊंचाई जो बन जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास में DG, और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, तो 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई मतलब EC मल्टीप्लाई DG। तो दोनों का जब अनुपात रेशियो मैंने निकाला तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ये आया 1/2 AE मल्टीप्लाई DG, और ये आया मेरे पास में 1/2 EC मल्टीप्लाई DG। तो मान जो बना मेरे पास में AE बटे EC, तो दोनों त्रिभुजों के अनुपात को इक्वल कर देते हैं। यहाँ कर रहा हूं, मुझे ध्यान से देखना। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर DEB है बच्चों, EC नहीं है, DEB है ये। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, और यहाँ पर है मेरे पास में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। जब दोनों का भुजाओं का अनुपात इक्वल किया, DEB में मेरे पास में AD/DB आया, और यहाँ से त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल AE/EC देगा। तो मेरे को यही चाहिए था, वो मेरे को मिल गया। AD अनुपात DB इक्वल्स टू AE अनुपात EC। तो ये इस तरीके से दो समान अनुपात में इस तरीके इसको विभाजित करेंगे, नोट करें। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एक्सरसाइज बच्चों इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको खुद करने का प्रयास करोगे या पर में आपको याद होनी चाहिए। पेज नंबर 159 पर कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिया गया त्रिभुज ABC
जिसके समांतर इसमें DE समांतर दिया हुआ है, DE समांतर BC, और AD अनुपात DB, AD अनुपात DB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपके पास में 3/5, और AC की जो वैल्यू दी है 5/6, 5.6। तो आपको AE का मान फाइंड आउट करना है, AE की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो मैं आधारभूत समानुपात की PST से एक बार लगा देता हूँ PST। तो AD अनुपात DB और AE/BC। तो यहां से मेरे पास में जो वैल्यू बन के आई AD अनुपात DB की तो 3/5 ट्यूशन में डायरेक्ट दे रखी है, और इसको AE रख देता हूँ। EC को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, EC को लिख सकता हूँ मैं AC माइनस AE। बच्चों ये वाली भुजा मेरे को EC चाहिए, ये वाली, तो इसको मैं AE माइनस AC माइनस मतलब पूरी में से AE घटा दूंगा तो ये मिल जाएगी। तो ये 3/5 इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू मेरे पास में 5.6 माइनस AE है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 5.6 माइनस AE हो गया, इधर 5AE, और ये वैल्यू बन जाएगी इधर 3618 5 15 16.8 माइनस 3AE इक्वल्स टू 5AE। AE का उधर पक्षांतरण कीजिए तो ये 8AE हो जाएगा इक्वल्स टू 16.8। तो AE का जो मान आएगा बच्चों को 16.8/8 मतलब कि 2.1 सेंटीमीटर। हाँ जी, नोट करो, सरल है सवाल। तो बच्चों ये इकाई यहाँ पर लगाने रखी तो आप इकाई छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर ना तो सेंटीमीटर में है नहीं मीटर में है, तो इकाई लगा दो। ओके, केवल इकाई लिख दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक आकृति आपको दी गई है किताब में, बना करके दी है, तो आपको देखो क्या कहा है इसमें, और इस तरीके से ये A, ये D, ये B और ये C और ये E। इसमें आपको कहा है कि ये AP, इसमें कहा है DE समांतर BC। आपको गिवन जो है वो है DE समांतर BC गिवन है, और AD व BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित, सॉरी DE समांतर BC है जिसमें AD इक्वल्स टू अक्ष, AD की वैल्यू आपके पास में अक्ष है, और यहाँ पर आपके पास में DP की जो वैल्यू है वो अक्ष -2 है, और AE का जो मान है वो है आपके पास में अक्ष +2, और EC की जो वैल्यू है आपके पास में अक्ष -1। आपको तो अक्ष की वैल्यू चाहिए, तो यहां से अगर देखो एक त्रिभुज में चाहे ऐसे बनो हो चाहे इस तरीके से बनो, बात एक ही है, भुजाओं का अनुपात तो इक्वल होगा ही होगा PST से, जिसमें आप AD/DB लिखोगे और दूसरे में AE/EC लिखोगे। AD का मान आपके पास में अक्ष है, DB का मान अक्ष -2 है, AE की वैल्यू अक्ष +2 है, और EC की वैल्यू अक्ष -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया अक्ष स्क्वायर -4 हो गया, अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस अक्ष इक्वल्स टू -4, अक्ष की वैल्यू बच्चों 4। सीधा सवाल है बच्चों, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में आपको कहा है, नेक्स्ट सवाल में आपके पास में एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। बच्चों समलंब चतुर्भुज की आकृति में बना देता हूं, इस तरीके से होगी। समलंब चतुर्भुज ABCD। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ABCD जिसमें AB समांतर DC, बिल्कुल ये यहाँ पर इसके पैरेलल है, AB समांतर DC। और आगे बढ़िए तो AD व BC पर क्रमशः, AD पर जो बिंदु है वो है बिंदु E, और BC पर जो बिंदु है वो F। इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB, मतलब कि ये भुजा इसके समांतर, EF समांतर AB। ओके जी, तो सिद्ध कीजिए कि AE अनुपात ED सिद्ध करना है। सरल है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, सिद्ध करना है। एक्सरसाइज पूरी सिंपल सी एक्सरसाइज है और मार्क्स भी ज्यादा दिलाएगी। AE/ED इक्वल्स टू सिद्ध करना है BF/FC, ये सिद्ध करना है।
ओके, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिया। मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, थोड़ी सी रचना करना जरूरी है बच्चों। तो रचना करते ही मैं बिंदु सी को यहां से मिलाता हुआ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर देता हूँ। बिंदु सी को बिंदु ए से मिला दिया। बच्चों दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं मेरे को, एक तो त्रिभुज एबीसी नजर आ रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में कर लेते हैं पहले। तो पहले इसमें कर लेते हैं त्रिभुज, इसमें मेरे पास में एजी बटे जीसी। बच्चों पीएचटी लगा रहा हूं उसमें, ओके, मतलब कि इस भुजा का अनुपात उस भुजा के जीसी के इक्वल, और ये हो गया मेरे पास में बीएफ अनुपात एफसी। इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार में त्रिभुज एडीसी में देखता हूं। त्रिभुज एडीसी में क्या नजर आ रहा है मेरे को, एजी बटे जीसी, एजी बटे जीसी, और साथ में जो नजर आ रहा है वो आ रहा है मेरे को एई बटे ईडी। इस भुजा का अनुपात इक्वल्स टू ईडी। इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ध्यान से देखो। जब एजी अनुपात जीसी बीएफ अनुपात एफसी के बराबर है, और यहाँ पर भी एजी अनुपात जीसी एई अनुपात ईडी के बराबर, जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगी ना। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों, यही चाहिए था तुम्हें। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से। ओके, क्या बना, एई अनुपात ईडी इक्वल्स टू बीएफ अनुपात एफसी। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कक्षा 10 की और कक्षा 12 की जो एग्जाम नजदीक आ रही है उनकी तैयारी आप प्रॉपरली जारी रखें। एग्जाम नजदीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।